Hello everyone. Good morning to all of you. Hope so all of you are doing well and today is our lecture 3 of nuclear physics, that is binding energy and packing fraction. So लास्ट टू लेक्चर में हमने अभी तक देख लिया कि जैसे न्यूक्लियस का रेडियस गिवन हो तो दूसरे न्यूक्लियस का रेडियस हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कंपैरिजन में। हमने सभी न्यूमेरिकल किए इस टाइप के। और क्या किया हमने, जैसे रेडियस निकालना और आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, आइसोमर्स, मिरर न्यूक्लियाई, इनकी डेफिनेशंस की और मिरर न्यूक्लियाई के बारे में बताया था कि A इज इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर एंड 2Z प्लस माइनस 1 होगा। और हमने कन्वर्जन भी की थी सभी यूनिट्स की, जैसे कि 1 AMU इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 931.5 MeV, kg को जूल में कन्वर्ट करने के लिए MeV को जूल में, जूल को MeV में, और एच कट सी और एच सी की वैल्यूज बताई थी, और 1 मिलीमीटर, एंगस्ट्रम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये सभी यूनिट्स हमने, जैसे 1 फर्मी कितना होगा, ये सभी यूनिट्स हमने देख ली थी। और साथ के साथ हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी किया था, नंबर डेंसिटी और मास डेंसिटी भी किया था। ठीक है, और इसका क्वेश्चंस भी किए थे कि अगर पूरी अर्थ हमारे न्यूक्लियर मैटर से फिल है तो उसका रेडियस बताइएगा कैसे होगा। जितना डेंस होता जाएगा तो रेडियस डिक्रीज होता जाएगा ना। तो डेंसिटी बढ़ गई थी तो हमारा रेडियस भी वैसे भी 243 मीटर रह गया था। ठीक है ना। तो कन्वर्जन जरूर अभी आपने याद कर ली होगी, तो उसको बाय हार्ट कर लीजिएगा सभी कन्वर्जन्स को, जिसकी हमें उनकी जरूरत पड़ेगी सभी कन्वर्जन्स की। ऑलराइट, तो बाइंडिंग एनर्जी और पैकिंग फ्रैक्शन हमने आज करना है। बाइंडिंग एनर्जी और पैकिंग फ्रैक्शन दोनों हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बताएंगे। ये देखेंगे हम लोग कि कैसे ये स्टेबिलिटी बताएंगे, बाइंडिंग एनर्जी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। पहले बाइंडिंग एनर्जी लिखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन से लिख लीजिए आप। बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज, लिखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए? टू सेपरेट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। दैट इज, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियस को तोड़ना है तो हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब हम इसको बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो पूरे न्यूक्लियस को हमने इसके कॉन्स्टिट्यूट्स में तोड़ दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं तोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे पूरे पूरे सभी के सभी नंबर ऑफ जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है सभी में तोड़ देंगे। ये तो होगी बाइंडिंग एनर्जी। अभी इसको आयनाइजेशन एनर्जी से कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अगर एक इलेक्ट्रॉन को जैसे अगर आयनाइजेशन एनर्जी भी आप देख लीजिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमने पूरी तरह से बाहर निकालना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को, तो हमें क्या, कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे कि n इजिकल टू 1 में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है, और n इक्वल्स टू इनफाइनाइट में पहुंचाएंगे तभी वो कंप्लीटली फ्री होगा, क्योंकि n इजिकल्स टू इनफाइनाइट के लिए एनर्जी 0 होगी। ठीक है, तो ये हम एटॉमिक फिजिक्स में भी करेंगे, तो घबराइएगा मत। यहाँ पे सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी समझ लीजिए। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी से के साथ कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम पूरी तरह से बाहर निकालेंगे, ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को, तो हमें कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी प्रोवाइड करी? ई इनफाइनाइट जितना इसका था एनर्जी, जो हमारे n इजिकल टू इनफाइनाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी है और n इजिकल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी है। तो ये तो हमें पता है। हाइड्रोजन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी इसकी एनर्जी। ठीक है, तो इनफाइनाइट के लिए 0 माइनस ऑफ -13.6, तो यही क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, और ये इसको क्या करेंगे? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी होगी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी, जब एक इलेक्ट्रॉन को n इक्वल्स टू 1 से पूरी तरह से कंप्लीटली फ्री करेंगे। ठीक है, अगर हमने n इक्वल्स टू 1 से नहीं करना, n इज इक्वल टू 1 को n इक्वल्स टू 2 तक पहुंचाएंगे, ठीक है, मीन्स तो वो कौन सी एनर्जी होगी? वो हमें एक्साइटेशन एनर्जी होगी। अभी बाइंडिंग एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ठीक है, ये एक्चुअल में कितनी है? यही तो बाइंडिंग एनर्जी होगी ना, क्योंकि हाइड्रोजन में कितना होगा? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे?
यही हाइड्रोजन के लिए हमारी ग्राउंड स्टेट के लिए 13 प्लस 13.6 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है। तो एक एक प्रोटॉन को जब सेपरेट किया तो प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी होगी, एक न्यूट्रॉन को सेपरेट किया तो न्यूट्रॉन को सेपरेट करेंगे तो न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी होगी। एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन को सेपरेट नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकालेंगे तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी आपको पता चल गई कि न्यूक्लियस को जब हमने बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करी, ठीक है, तो क्योंकि वो जकड़ा हुआ था ना किसी एनर्जी के साथ, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी देने के लिए उसको तोड़ेंगे तभी ना जब इसको एनर्जी मिलेगी। तो उनको जो तोड़ेंगे, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूट्स में, तो वो बाइंडिंग एनर्जी हो गई, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी लिखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ऑलराइट, तो आगे देखिएगा, अभी आपको आयनाइजेशन एनर्जी का तो पता चल गया और बाइंडिंग एनर्जी का भी, ठीक है। ये आगे हम बाइंडिंग एनर्जी जैसे फाइंड आउट करेंगे ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर मास एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक मासेस का फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी से ही बाइंडिंग एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, इसके बाद ये क्या है, स्टेबल, एक स्टेबल न्यूक्लियस होगा ना, हमें पता है कि जब कोई भी चीज अगर स्टेबल है, इट मीन्स उसकी एनर्जी तो कम ही होगी, ठीक है ना, एनर्जी उसकी लेस हो गई, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या है, ठीक है, ये लेस स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर लेस स्टेबल है, ठीक है। तो अगर जितना ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है, तो अनस्टेबिलिटी होगी। जैसे हम एग्जाम निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर अनस्टेबल होंगे तो क्या करेंगे, तो हमारे हमारे में एनर्जी ज्यादा होगी, ये भी नोट्स ले लीजिए, ये भी नोट्स, यहाँ के नोट्स, यहाँ के नोट्स, ये सभी हम इकट्ठा करते रहेंगे, तो वो क्या क्रिएट करेगा, अनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो एनर्जी ज्यादा होगी, मोर एनर्जी होगी तो अनस्टेबल होगा। और जिस बंदे के पास जितना ज्यादा मटेरियल कम होगा और उसी को बार बार पढ़ता रहेगा, ठीक है, एनर्जी कम है, ठीक है, मतलब इजीली बैठा है, बैठ के शांति से पढ़ रहा है, तो वो स्टेबिलिटी से अपने एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। तो स्टेबल के अगर स्टेबल है तो एनर्जी लेस होगी और अनस्टेबल है तो एनर्जी मोर होगी, ये तो आपको पहले से ही पता था। तो अभी देखिए, तो इसका इसका मास क्या होगा, जैसे E इजिकल्स टू एम सी स्क्वायर होता है ना, तो एनर्जी मास इक्विवेलेंट से एनर्जी लेस है तो मास भी लेस होगा, ठीक है। तो एनर्जी मोर है, इसका मास भी मोर होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसा नहीं होगा कि जितना इसका मास होगा उतनी ही उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास होगा, इन दोनों के मास में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो इन दोनों के मास में जो डिफरेंस आया किसकी वजह से आया, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। तो इस मास डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट, ठीक है। इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होगा, द डिफरेंस इन कंबाइंड मास एंड सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट, तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। अभी मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे ये भी हम देखेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी बाइंडिंग एनर्जी हमने न्यूक्लियर मास की भी निकालेंगे और एटॉमिक मास की भी, न्यूक्लियर मास की और एटॉमिक मास की, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, एक प्रोटॉन, आपके पास प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। इसमें तो सिर्फ प्रोटॉन, और मैंने आपको बताया था कि जब लेक्चर 1 में जब हमने स्टार्ट किया था तो एक्स जेड में बताया था किसी एलिमेंट के साथ प्रोटॉन कितना होगा, जेड होगा, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर मास कितना होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू न्यूक्लियर मास होगा। तो वो देखिए कैसे होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, जितना मास प्रोटॉन का होगा, ठीक है, तो मास देखिए न्यूक्लियर मास में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन आपको, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने पड़े हैं, बताइएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे ए पड़े हैं, ठीक है। तो तो एक का मैंने मास कितना बताया था, मास बताइएगा, इसका मास मैंने एम एम मान लिया था, तो पूरे पूरे न्यूक्लियर का मास कितना बताया था, एम ए। तो इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, जितना प्रोटॉन का मास है और जितना न्यूट्रॉन का मास है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जेड,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं बताइएगा, ए माइनस जेड, ठीक है। और न्यूक्लियर का खुद का मास भी होगा ना, तो उसको माइनस करेंगे, माइनस ऑफ न्यूक्लियर मास इनटू सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, ये हमारा न्यूक्लियर मास है, ठीक है। एटॉमिक मास हम बाद में करेंगे, पहले न्यूक्लियर मास समझिएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर मास में अभी अभी आपने देख लिया कि न्यूक्लियर मास हमारा क्या होगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इनटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, बाय हार्ट कर लीजिएगा इसको। वैसे भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हमें न्यूक्लियस का पता चल गया, कैसे निकालेंगे, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन। इसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे नेशनल लेवल के एग्जाम हो, ठीक है, चाहे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, गेट में तो इसके भर भर के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ठीक है। तो अभी देखिएगा, अभी इसके बाद हमने एटॉमिक मास का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इसका एटॉमिक मास का फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिएगा। तो देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी हमने किसका किया था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर मास हमने निकाल लिया था, जेड, बताइएगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम मास ऑफ न्यूक्लियर इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मास ऑफ न्यूक्लियर मास को हमने एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। और एटम में क्या क्या होगा, एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और साथ के साथ उसमें बाइंडिंग एनर्जी भी कुछ ना कुछ रिलीज होगी, तो दैट इज एटॉमिक मास हमेशा क्या होगा, मास ऑफ, जैसे ये न्यूक्लियस होगा उसमें, ठीक है, पूरे एटम में, तो इसमें क्या क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जेड, ठीक है। तो ये देखिएगा, और माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, पर मासेस न्यूक्लियन का मास कितना होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो 1000 MeV में होगा। तो ठीक है, इसके कंपैरिजन में मास ऑफ दोनों के मास के कंपैरिजन में हमने बाइंडिंग एनर्जी को निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन प्लस जेड एम वी। तो जहाँ पे मास ऑफ एन है, ठीक है, तो वहाँ पे पुट कर लीजिएगा, ठीक है ना, न्यूक्लियर के मास को पुट कर दीजिए वहाँ पे वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यू पुट करिएगा, तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी आपकी जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए सी स्क्वायर। अभी आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ये किसके लिए, आपका न्यूक्लियर मास के लिए, और ये किसके लिए, आपका एटॉमिक मास के लिए, ठीक है। इन दोनों को याद रखना है आपको, ये तो बाय हार्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल ध्यान से देखिए। तो अभी आप अपना क्वेश्चन लिखिए, ये गेट में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, गेट का क्वेश्चन है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन उसने दे रखा है आपको 1.0078, और मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है आपको 1.0087, और मास ऑफ यूरेनियम 292 238 दे रखा है आपको 238.0508 AMU। ये देखिए, ये दोनों भी आपको AMU में बता रखे हैं, ठीक है। तो अभी कन्वर्जन अगर आपको याद होगी तो आप इजीली न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम देखिए गिवन दे रखा है आपको, ठीक है। तो मास ऑफ जो यूरेनियम 292 238 है, ठीक है, ये भी आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम का इसका फॉर्मूला लगेगा ना, एटम वाला लगेगा, क्योंकि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है, तो न्यूक्लियर मास का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि मास किसका दे रखा है हमें, हाइड्रोजन एटम का। तो बाइंडिंग एनर्जी भी अगर इसने बाइंडिंग एनर्जी पूछ रखी है, निकालिए कि कितनी होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी के निकालिए इसका। बाइंडिंग एनर्जी हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, लिखेंगे जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ यूरेनियम एटम, क्योंकि हमें यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है। अगर हाइड्रोजन एटम मास दे रखा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो एटम वाली ही बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, जेड की वैल्यू कितनी होगी हमारी,
Z की वैल्यू देखिए 92 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस A माइनस जेड एम एन 238 माइनस 92 मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 माइनस मास ऑफ यूरेनियम एटम देखिए कितना है, कितना दे रखा है, गिवन है ये तो हमें 508, ये सारा हमें EMU में दे रखा है, ठीक है। बट इंटू सी स्क्वायर भी होगा ना, ये EMU में दिख दे रखा है और ये वाला सी स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये ऑप्शंस में ना बाइंडिंग एनर्जी आपको MEV में बताई थी कि बाइंडिंग एनर्जी हमें MEV में बताइए, तो मैंने आपको कन्वर्जन्स में बताया था कि 1 EMU इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 931.5 MEV होगा। अगर उसने कन्वर्जन नहीं दे रखी, ठीक है, तो यही यही यूनिट्स यूज करनी है आपको। अगर दे रखी है तो तो जो गिवन है वही वाली यूनिट हम यूज करेंगे, ठीक है। तो EMU इंटू सी स्क्वायर में लिख दीजिए, EMU इंटू सी स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे बताइएगा, 931.5 MEV मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलराइट। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी हमारी, अभी तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे ये भी MEU में था, इसकी भी यूनिट सेम थी, इसकी भी यूनिट सेम थी, तो सेम सेम यूनिट को सभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना हम। तो इसके सॉल्व करके इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 1804.58 MEV आएगा, ठीक है। ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम की आएगी, यूरेनियम एटम की, ठीक है। और इसके बाद एक और बात है, ये तो आपको पता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी देख लीजिए, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से भी आप इजीली निकाल सकते हो इस क्वेश्चंस को, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व से, जैसे बाइंडिंग एनर्जी हमें यूरेनियम की पता है, ठीक है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व होगी, यहाँ पे पीक्स आती जाएंगी थोड़ी बहुत थोड़ी, ठीक है, और पीक आने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी होगी और उसके बाद ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, ठीक है। यहाँ पे आयरन की सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी, कितनी होती है, 8 पॉइंट या फिर 8.8 MEV कह लीजिए, या फिर 8.79 MEV, ठीक है। और यूरेनियम यूरेनियम 292 35 92 238 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इधर क्या होगी इसका मास नंबर, ठीक है। तो ये देखिए इसके बाद या तो आप यहाँ पे यूरेनियम की अगर आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगा, जैसे जैसे ए बढ़ेगा, जैसे बाइंडिंग एनर्जी किसके प्रोपोर्शन होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें यूरेनियम की पता है ना 7.6 होती है, ठीक है ना इसकी, तो इसका मास कितना दे रखा है हमें 238, तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे भी आपका आंसर ये आ जाएगा। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डायरेक्ट पता है तो बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम की आपको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पता तो जो आपको फॉर्मूला बताया बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक मास इसका लगा के तो वहां से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, अभी आप दो क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पे, एक तो बाइंडिंग एनर्जी आपको ड्यूट्रॉन की फाइंड आउट करनी है और एक अल्फा पार्टिकल की। आपको आपका ये वैसे होमवर्क है, ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है, ये गेट में आ रखे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी पूछ रखी है इसने 1s2 की, ठीक है। तो ड्यूटेरियम एटम दे रखे हैं ना, तो किसकी बाइंडिंग एनर्जी किसकी लगाएंगे, एटॉमिक एटॉमिक मास की वाली लगाएंगे ना, ZmH प्लस A माइनस जेड एम एन माइनस ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू डी इंटू सी स्क्वायर। जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम लिया उसका लिया था ना हमने मास ऑफ यूरेनियम एटम, तो मास ऑफ यहाँ पे ड्यूटेरियम एटम लेंगे, तो जेड जेड कितना है यहाँ पे, जेड बताइए 1 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है, प्लस ए कितना होगा 2 माइनस जी कितना होगा 1, एम एन का मास भी आपको गिवन है, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन भी आपको गिवन था, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर को EMU में सभी सभी मासेस EMU में गिवन थे ना, जैसे प्रीवियस सेम है ये क्वेश्चन, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन लिखिए 1.0078, ठीक है 25, और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखिए 1.008665, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन लिखिए 2.014108। तो ये सभी EMU में गिवन है आपको, EMU में, ठीक है। जब इस EMU में वैल्यू पुट करोगे तो इंटू सी स्क्वायर था, 1 EMU इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 931.5 MEV, तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी MEV में आ जाएगी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, सिमिलर क्वेश्चन है, हीलियम एटम का निकालिएगा, बाइंडिंग एनर्जी आपको हीलियम एटम की निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी हीलियम एटम की, ठीक है। मास ऑफ आपको हीलियम में हम लिखिएगा 4.00263,
अभी सारी वैल्यूज सेम है, जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम डी लिखिएगा, ठीक है, और मास ऑफ हीलियम की वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने एटॉमिक मासेस की बाइंडिंग इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास बाइंडिंग एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी सीख ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाइंडिंग एनर्जी के दो क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस कर लिए हमने। तो एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए आपको देते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे। प्रीवियस क्वेश्चन का अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुन रखा है तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से होगा। ये ना गेट में क्वेश्चन आ रखा है ये आपको, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपको, ठीक है, 2008 में आ रखा था। तो इसमें ऑक्सीजन दे रखा था, ऑक्सीजन न्यूक्लियस दे रखा था आपको, ऑक्सीजन, ठीक है, OH16। तो इसका रेडियस बता रखा था इसने, ठीक है। तो इसका रेडियस R बता रखा है और इसका वॉल्यूम कितना बता रखा है, V। उसने बोल रखा है कि जेनॉन न्यूक्लियस है, जेनॉन न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका वॉल्यूम बताइए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस। तो हमें पता है कि न्यूक्लियस जैसे दे रखे हैं तो रेडियस की हमें वैल्यूज पता है इसकी, R इजिकल्स टू R नॉट e⁻⁴ ठीक है। R ऑफ ऑक्सीजन लिख लीजिए, R ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है, R, ठीक है, R नॉट तो फिक्स है, तो A ऑफ ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, मास नंबर। तो सिमिलरली लिखिए R ऑफ जेनॉन, ठीक है, R नॉट e⁻⁴ जेनॉन का, ठीक है, दोनों को डिवाइड करिए, R नॉट बाय R जेनॉन, ठीक है। ये R ऑक्सीजन है, ठीक है, ये R नॉट हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये R नॉट हमारा जो 1.2 फर्मी लेते थे ना, तो ये R नॉट कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। R नॉट से R नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, R नॉट से तो R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। R ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है आपको, R, ये तो गिवन है ना। R ऑफ जेनॉन हमें पता करना है, हमें नहीं पता ये कितना है। A ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है, A ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16⁻⁴ A ऑफ जेनॉन कितना दे रखा है आपको, 128⁻⁴ ठीक है। तो R ऑफ जेनॉन आप निकाल सकते हो, ठीक है, निकालोगे ना तो R ऑफ जेनॉन, ठीक है। और एक और इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी और आप लिखिएगा, ये तो सिंपल ही था क्वेश्चन। अभी आप वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम देखिएगा, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन उसने दे रखा है V, ठीक है, जिसको 4/3 पाई R क्यूब बोलेंगे, ठीक है ना। R क्यूब हमने ऑक्सीजन का निकाला था, कितना दिया था उसने, R दे रखा था ना, 4/3 पाई। वैसे भी इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए आप, R ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू R नॉट e⁻⁴ तो इसको वैल्यू पुट करिएगा, R नॉट की वैल्यू 3 इंटू e⁻⁴ का क्यूब, ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, लिखिए इसकी वॉल्यूम की वैल्यू खुद से लिखिए, वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई R नॉट क्यूब ए नॉट, ए ऑक्सीजन है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ जेनॉन लिखिए आप, 4/3 पाई R नॉट क्यूब ए ऑफ जेनॉन, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई क्यों करोगे आप, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ जेनॉन इक्वल्स टू ऑक्सीजन अपॉन ए ऑफ जेनॉन। पीछे भी हमारी यही वैल्यू आई थी ना, आर के टर्म्स में जब हमने निकाला था। तो वी ऑफ जेनॉन, ठीक है, ए ऑफ जेनॉन इंटू वी नॉट अपॉन ए नॉट, ठीक है। तो वी ऑफ जेनॉन कितना आया, यहाँ पे लिख लीजिए, वी ऑफ जेनॉन, ए ऑफ जेनॉन हमें पता है कितना है, लिखिए 128 है ना, और ए नॉट आपको कितना है, 8 है, 16 है इसका, ठीक है। तो 128, तो ये कितना आया, वी ऑफ जेनॉन 8 भी आ गया, ठीक है। ये गेट का क्वेश्चन है आपका, कितना इजी है देखिए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग, बाइंडिंग एनर्जी हमने निकालनी है क्लोरीन 1735 की, ठीक है ना। बाइंडिंग नहीं, बाइंडिंग एनर्जी अब की बार इसने दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी क्लोरीन, ये ना नेट में क्वेश्चन आ रखा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्लोरीन और 375 की बाइंडिंग एनर्जी हमें दे रखी है 298 MeV। इसमें सिर्फ आपको कन्वर्जन रेट पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं, बस कन्वर्जन मैंने आपको बताई थी ना, वो टेबल को बाय हार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू, खुद से करिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ZMH प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस MA इंटू C स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें मास, इसका एटॉमिक मास
फाइंड आउट करना है। आगे हम पैकिंग फ्रैक्शन में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी देखिएगा, जी की वैल्यू देखिएगा कितनी आएगी। वैसे इसकी पहले एम ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन, ठीक है, माइनस एम ए। तो एम ए इधर लेकर आइए आप, यहाँ पे जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पे आप लोग, वैल्यू खुद से पुट करिएगा। तो मास ऑफ हमने एटॉमिक मास हमने निकालना है इसका, क्लोरीन का। मास नंबर तो इसका पता है, ये मास नंबर है। मास नंबर और एटॉमिक मास में ना थोड़ा बहुत फर्क होगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि एएमयू में भी तो अप्रोक्सीमेटली ये सेम ही होगी वैल्यूज इनकी, मास नंबर और एटॉमिक मास की। कुछ वैल्यूज में इसका डिफरेंशिएट होगा, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे इस लेक्चर में भी आपको पता चल जाएगा। मास नंबर निकालिए, एम इजिकल टू जेड बताइए कितना होगा 17, ठीक है। और एच की वैल्यू बताइए 1.0078, ठीक है, 25। और ए बताइए कितना होगा 35 माइनस एम ए क्या है, एम ए है हमारा एटॉमिक मास, और ओनली ए है हमारा मास नंबर, ठीक है। इन दोनों में कुछ वैल्यूज का कुछ डिफरेंशिएट, कुछ फर्क होगा दोनों में, ठीक है, मास नंबर और एटॉमिक मास में। जो ये जो फर्क बताएगा ना, इसको पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे हम, पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम पैकिंग फ्रैक्शन ब्रॉडली, ठीक है, डिवाइड बाय ए करके। ये पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। अभी 35 माइनस 17 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन पुट करिए 1.008665, ठीक है। अभी बाइंडिंग एनर्जी देखिए, बाइंडिंग एनर्जी इसने दे रखी है आपको 298 MEV बाई सी स्क्वायर। ये देखिए, ये आपको AMU में वैल्यू है, ये भी AMU में है, और ये MEV बाई सी स्क्वायर। दोनों को तो आप ऐड कर लोगे ना, ये दोनों को, ये भी AMU में, ये AMU में है आपको, ठीक है, और ये भी AMU में। दोनों को तो आप ऐड कर सकते हो, AMU प्लस AMU समथिंग AMU आएगा एटॉमिक मास यूनिट में। पर इसको नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते ना, तो इसको भी AMU में भी लिखना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 1 AMU इंटू सी स्क्र इज इक्वल टू 931.5 MEV। तो यहाँ से देखिए MEV बाई सी स्क्र की वैल्यू निकालनी है, तो MEV बाई सी स्क्र कितना आएगा, MEV बाई सी स्क्र यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, MEV बाई सी स्क्र लिखिए, MEV बाई सी स्क्र इज इक्वल टू 931.5, ठीक है, EMU बाई 931.5 लिखिए, खुद से लिखिए यहाँ पे। ये तो आपको गिवन है ना, इसको तो कुछ करना नहीं है आपको। 1 EMU इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 931.5 MEV, ठीक है, और 1 AMU अपॉन 931.5 इज इक्वल टू MEV बाई सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, MEV बाई सी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो इसको करोगे आप लोगों तो -298 पॉइंट डिवाइड बाय, ठीक है, 931.5 EMU आएगा, ठीक है। तो ये भी EMU में आ गया, और ये भी EMU में, सभी EMU में। तो आपका आंसर आएगा इसका, इसको आप सॉल्व कर लेना। इसका आंसर आएगा आपका 34, लिखिएगा आप, लिखिएगा 34.9608 EMU आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए एटॉमिक मास कितना था हमारा, मास नंबर कितना था 35, ठीक है। एटॉमिक मास कितना आया, ये क्या है A, ठीक है। एटॉमिक मास कितना आया 34.96। देखिए 34 से 35 में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू आएगी पैकिंग फ्रैक्शन की। देखिए मास नंबर कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा है तो नेगेटिव आएगा, इट मीन्स पैकिंग फ्रैक्शन इसका नेगेटिव आएगा इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी निकालिए, या फिर पूछ सकते हैं कि एटॉमिक मास निकालिए, ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि इसकी पैकिंग फ्रैक्शन बताइए कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका इस चैप्टर इस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए हैं बाइंडिंग एनर्जी के। बाइंडिंग एनर्जी हमें स्टेबिलिटी बताएगी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस की कितना भी स्टेबल है, ठीक है ना, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उसको तोड़ना मुश्किल होगा, उतनी ज़्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमें न्यूक्लियस दिया होगा, ये हमने देखना है कि न्यूक्लियस दे रखा है, अगर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो एटॉमिक मास वाला हम लगाएंगे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। तो बाइंडिंग एनर्जी के हमने दो फॉर्मूले किए, न्यूक्लियर मास और एटॉमिक मास। न्यूक्लियर मास का निकालना है तो ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियर आइगन टू सी स्क्वायर।
अगर निकालना है हमने एटॉमिक मास में तो ZmH प्लस A माइनस ZmN, तो हाइड्रोजन एटम का मास आएगा यहाँ पे, वहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, एक्चुअल में प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ही तो है ना, तो वहाँ पे न्यूक्लियस ही लिखेंगे। पर हाइड्रोजन एटम आ गया तो एटॉमिक मास यूनिट हम लिखेंगे, एट बाइंडिंग एनर्जी किसकी लिखेंगे, इसकी एटॉमिक मास की, ठीक है ना, तो निकाल लेंगे आप। ठीक है, फिर अगर आपको कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अभी हमने रेडियस फाइंड आउट करना सीख लिया, आर इक्वल्स टू, कल हम पूरा इसके फॉर्मूलेस को, ठीक है ना, कंबाइन कर लेंगे। अभी तक क्या क्या किया, रेडियस आर इज इक्वल्स टू आर नॉट रेडियस टू 1/3, नंबर डेंसिटी, मास डेंसिटी बताया, आइसोबार, आइसोटोन और मिरर न्यूक्लियाई, ये सब की आपको डेफिनेशन बता दी गई। और उसके न्यूमेरिकल हो गया। अभी आपका बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट भी हो गया। अभी आप पैकिंग करेक्शन का हम कल लेक्चर करेंगे, लेक्चर 4। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे, मैराथन चलती रहेगी, ठीक है, क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, ठीक है। तो होप्स और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।